सुबह सुबह मोहल्ले में कोहराम मच गया। गुप्ता अंकल की 13 साल की बेटी का बलात्कार हो गया। सब अपना अपना काम छोड़ छाड़ कर बस देखने पहुंच रहे थे। 2 दिन से गायब थी। लिखवाया था, पर क्या कहे, अगर पुलिस सही समय पर काम करती तो बलात्कार जैसे घिनौने अपराध होते ही क्यों। 2 दिन बाद मिली भी तो किस हालात में। बच्ची की हालात नाजुक थी। हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। सबके चेहरे पर चिंता और नजरों में एक भय सा नजर आ रहा था। बात ही कुछ ऐसी थी। कल तक जो खबरें लोग टीवी अखबारों में देखा करते थे, वो अपराध अब लोगों के घरों तक आ गया है। माँ बाप और बच्चियां सहमी सहमी सी रहने लगी है। क्या पता कल किसका नंबर हो। जब भी बलात्कार जैसा कोई सघन्य अपराध होता है तो कुछ दिन नेता लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिल जाता है। छात्रों को एक नया मुद्दा मिल जाता है अपना पावर दिखाने का। फिर देखते ही देखते चिंगारी आग बन जाती है। तो ऐसे में स्त्रियों के सम्मान में देशवासियों को फर्ज याद आने लगता है और फिर निकल जाते हैं मोमबत्ती लेकर सड़कों पर इंसाफ मांगने। पहले तो इंसाफ मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा भी तो टुकड़ों में। ये तो हमारे देश की महानता है। और क्या कहे, कुछ लोग इंसाफ मांगेंगे तो कुछ लोग उल्टा लड़कियों पर ही लांछन या आरोप लगाना शुरू कर देंगे। उनके पहरावे को लेकर, उनके चाल चलन और आखिरी में खानदान पर जितने भी अभद्र आरोप होंगे सब लगा देंगे। जैसे आरोप लगाने के लिए सरकार उन्हें इसके बदले इनाम देती है। बलात्कार कोई नया या पहली बार नहीं हुआ है जो इतना हैरान हुआ जाए। ये हर दिन हर पल होता रहता है। सोचने वाली बात तो ये है कि कितनी घटनाओं के बारे में तो हमें पता भी नहीं चलता और ना ही उन्हें कोई इंसाफ ही मिल पाता है। बात अगर मेरी की जाए तो मुझे पता ही नहीं बलात्कार क्या है। पता भी कैसे चले। जब से होश संभाला है तब से इस नाम से परिचित हूँ, पर समझ में नहीं आता कि आखिर होता क्या है। मुझे आज भी याद है, मैं उस समय महज 7 साल की थी जब मेरे पापा के चचेरे भाई आए थे नौकरी करने और वो हमारे ही घर पर रहते थे। घर छोटा होने की वजह से अक्सर अंकल मुझे अपने पास ही सुला लेते थे और फिर रात को वो कभी मेरा हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पर रखते थे तो कभी मेरी टांगों को इस तरह अपने कमर कर रखते कि उनका प्राइवेट पार्ट मेरे प्राइवेट पार्ट पर आसानी से छूता रहता था। कभी कभी तो कुछ हल्की हल्की रगड़ सी भी महसूस होती थी मेरे टांगों के बीच। रात भर नींद नहीं आती थी, फिर भी अनजान बनकर आंखें बंद किए पड़ी रहती थी चुपचाप। उस समय उतनी समझ नहीं थी, फिर भी गंदा बहुत लगता था और उतनी ही गुस्सा भी आती थी। मैं रोज सोते वक्त कहती मुझे मम्मी के पास सोना है, रोने लगती, पर चाचा के प्यार के आगे मम्मी पापा को कभी उनकी वो घटिया हरकत दिखी ही नहीं। और मैं हर रात उसी तरह उनकी इस कुकर्म का शिकार होती रही। ये तो अच्छा हुआ कि 1 साल के अंदर ही अंदर वो दूसरे शहर चले गए। अब मुझे ये लगता है, क्या वो बलात्कार था जो हर रात मेरे साथ होता था, जिसमें ना चीख सकती थी ना ही किसी को बता सकती थी, जिसे माँ बाप ने कभी देखना ही नहीं चाहा। या उसे समझूं जो मेरे मामा के घर पर उस टैंकर वाले ने किया था। मैंने जब जबरदस्ती उस पर बैठने की जिद की थी तब खेत जोतते वक्त वो बार बार मेरे सीने को टच कर रहा था। उम्र 11-12 के आसपास थी। जवानी की पहली सीढ़ी को चढ़ना शुरू ही किया था। सीने के उभार ऊपर उठने लगे थे। उस समय भी उतनी अक्ल ना थी कि यूं अजनबियों के साथ जाना ठीक नहीं। वो आदमी बार बार मेरे सीने को छू ही लेता और एक बार तो उसने मेरे उस छोटे से उभार को ऐसा दबा दिया कि मैं दर्द से कांपुठी में बीच में ही ट्रैक्टर को रुकवा कर भाग आई और ऐसी भागी कि सीधा घर में ही आकर रुकी, पर उस टाइम भी हिम्मत ना हुई किसी को कुछ भी बताने की।
तब से आज तक मैं कभी भी किसी अजनबी के साथ अकेले में कभी नहीं रही हूँ। पर अब सोचती हूँ क्या वो बलात्कार था? अगर वो सच में बलात्कार था तो किसी को पता क्यों नहीं चला? क्यों लोग मेरे परेशानियों को नहीं देख पा रहे थे? क्यों कोई मेरे कमजोरियों को नहीं पकड़ पा रहा था? मैं अक्सर जब अपने ऊपर हुए इन घटनाओं को याद करती हूँ तो सिहर जाती हूँ। डर सा लगता है हर एक साए से। मुझे वो घटना भी याद है जब मैं 10वीं में एनुअल प्रोग्राम के लिए वायलिन सीखने जाती थी। क्लास खत्म होने के बाद वायलिन वाले सर मुझे पास बुलाकर मेरे गालों पर किस किया करते थे। उनके किस करने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा ना लगता मुझे, और जब मना करो तो कहते बेटा तुम बहुत क्यूट हो और क्यूट लोगों को कोई भी किस कर सकता है। कई बार सोचती थी प्रिंसिपल से बता दूं, पर हिम्मत जब अपने दोस्तों से बताने की ना हुई तो प्रिंसिपल को कैसे बताती। पर धीरे धीरे उनका बिहेवियर चेंज होने लगा। वो मुझे अजीब तरह से छूने लगे थे। एक शाम अकेली पाकर फोर्सफुली उन्होंने मेरे होठों पर इतना जोर से काटा कि मैं चीख पड़ी और मेरी आवाज को एक मैम ने सुन लिया। और दुर्भाग्य भी देखो स्कूल की बदनामी ना हो इसलिए बात को प्रिंसिपल रूम में ही दबा दिया गया और मुझे सख्त हिदायत दी गई कि मैं घर पर इसका जिक्र ना करूं। इस घटना को याद करके दिमाग में एक ही सवाल कौंधता है, क्या उस सर का किस करना बलात्कार था? अगर वो बलात्कार था तो उस सर को कोई सजा क्यों नहीं मिली? क्यों बात को यूं ही प्रिंसिपल के रूम में रफा दफा कर दिया? ये सब तो बाहरी बातें थी। सुना तो है घर में भी बलात्कार होता है, अगर ऐसा है तो मेरे साथ भी बलात्कार हुआ है। हाँ, ये बात मेरे चचेरे भाई की है। जब मैं गर्मी में गांव गई थी तब अक्सर पूरी फैमिली छत पर सब साथ में ही सोती थी, तो रात को एक साथ छत पर सोने का वो पूरा फायदा उठा लेता था। आधी रात को उसका हाथ मेरे जिस्मों को टटोलता रहता था और दिन में शक्ल ऐसी बना लेता जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। पहले तो लगा नींद में होऊंगा, पर शक यकीन में तब बदल गया जब मैं कहीं और सोती तो वो भी रात को वही आ जाता। अब रात भर मैं जगने लगी थी, नींद थी कि कोसों दूर। अगर ये बात किसी से कहती तो कोई मेरी बातों पर यकीन करता। तंग आकर मैं अकेली कमरे में सोने लगी। कुछ रातें आराम से गुजरी, मैंने भी चैन की सांस ली। पर एक रात मुझे एहसास हुआ कोई मेरी पैंटी खोल रहा है। मुझे लगा शायद मैं सपना देख रही हूँ, पर जब आंखें खुली तो बगल में मेरा वही चचेरा भाई था और उसका बाना हाथ मेरे पीछे के साइड पैंटी में था। जाने कहाँ से मुझ में इतनी हिम्मत आ गई थी। मैंने उसे जोर से धक्का मारा, वो जाकर जमीन पर गिरा और उठकर भाग गया। उस रात मैं अकेली कमरे में पड़ी रोती रही। किसी को मेरा दर्द सुनाई नहीं दे रहा था। शाम होते ही डर लगने लगता था। रात के अंधेरे और भी भयानक नजर आने लगे थे। हर खिड़की दरवाजा बंद कर उस चहारदीवारी के भीतर मैं घुट घुट कर जीने लगी थी। हर रात मैं किसी कोने में दुबक कर सुबह होने का इंतजार करती थी। जो गांव कभी जन्नत लगता था वो अब महज डर का जीता जगता अड्डा बन गया था। यकीन नहीं होता था कि जिन हाथों में राखी बांधी वही हाथ अब आबरू लूटने लगे हैं। एक पवित्र रिश्ता हैवानियत में तब्दील हो गया है। बातें अगर परिवार के सामने रखती भी तो कैसे, भाई तो है वो मेरा। अगर एक रिश्ता तोड़ने की कोशिश करती तो दरारें कई रिश्तों में आ जाती। यही सोचकर उस राज को उसी चहारदीवारी में दफन कर मैं वापस आ गई थी। क्या वो भी बलात्कार ही था या कुछ और, पता नहीं। बाहरी बलात्कार की चीखें तो हर कोई सुन लेता है, पर घर में होने वाले चहारदीवारियों के भीतर की चीखें कौन सुनेगा? क्या है कोई मुझे इंसाफ दिलाने वाला या मेरे उस अनदेखे, अनकहे, अनसुने दर्द को बांटने वाला?
खैर वो घटना भी आई गई हो गई, किसी ने कभी पूछा भी नहीं। जब भी कोई बलात्कार वाली न्यूज टीवी में आ रही होती है तब पापा जल्दी से चैनल चेंज कर देते हैं। कहीं बच्चे सवाल ना कर बैठे। अगर उन्होंने चैनल हटाने के बदले थोड़ा सा भी उसके बारे में बातें की होती तो इतने बलात्कार मुझ पर शायद ना होते। आज मैं खुद के लिए खुद में ही नहीं घुट रही होती। काश मम्मी ने कभी थोड़ा सा सचेत किया होता इन सब के बारे में तो आज मैं सच बताने की हिम्मत कर पाती। यूं अंदर ही अंदर ना तड़पती। बलात्कार में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका वो माँ बाप भी निभा जाते हैं जो आज भी सेक्स, रेप या इसके अगेंस्ट खुलकर बातें नहीं कर पाते। बच्चों को सही गलत का अंतर नहीं बता पाते। सेक्सुअली हरेसमेंट को सही तरीके से नहीं समझा पाते या सामने हो रहे घटनाओं को देख नहीं पाते। और कुछ ऐसे होते हैं जो सब कुछ समझकर भी बदनामी की वजह से कुछ बोल नहीं पाते। लानत है ऐसे पेरेंट्स पर जो अपने बच्चों की बलात्कार जैसे हैवानियत से लड़ने की ताकत नहीं दे सकते। खुद तो कुछ करेंगे नहीं और ऊपर से लड़कियों पर पाबंदी लगाते हैं, जिसका शिकार मैं खुद हुई हूँ। काश कोई समझा पाता कि जो गुप्ता अंकल के बेटी के साथ हुआ वो बलात्कार है या जो मेरे साथ हुआ वो, या फिर दोनों। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको।